नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंतर्गत करिकुलम को पढ़ेंगे। करिकुलम पाठ्यक्रम क्या है? जैसा कि आपको पता है कि शिक्षण से संबंधित हमारा जो करिकुलम है वो विशेष महत्व यानी इससे जुड़ा हुआ है। अगर करिकुलम ही नहीं होगा, पाठ्यक्रम ही नहीं होगा, तो विद्यालय के अंतर्गत बालक का शिक्षण किस तरीके से होगा, यानी कि संपूर्ण शिक्षण का जो गिनती है वो करिकुलम के अंतर्गत ही घूमती रहेगी। कक्षा के अंतर्गत जो हम बालकों को जो शिक्षण कराते हैं वो पाठ्यक्रम जो निर्धारित होता है उसी के अनुसार शिक्षण कार्य करवाया जाता है। हम शिक्षण के साथ साथ आपको सभी को बताएं को करिकुलम जो एक्टिविटी जो गतिविधियां उसका भी आयोजन करते हैं ताकि बालकों के अंतर्गत बेहतर से बेहतर किस तरह से व्यक्तित्व का हम निर्माण कर सके और हमारा जो शिक्षण का उद्देश्य है उसको पूर्ण कर सके। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ्यक्रम। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी उत्पत्ति जो इंग्लिश वर्ड है, करिकुलम से हुई। इंग्लिश वर्ड क्या है? करिकुलम से हुई, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कुरे, लैटिन भाषा का शब्द है कुरे, उससे हुई। यानी कि करिकुलम की उत्पत्ति इंग्लिश वर्ड करिकुलम, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्ड कुरे से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भागना अथवा दौड़ना। कुरे का शाब्दिक अर्थ है भागना अथवा दौड़ना। इसके द्वारा हम करिकुलम को परिभाषित करेंगे कि अपने गंतव्य स्थान तक जो पहुंचने की जो एक्टिविटीज है वो कुरे के अंतर्गत आती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है शिक्षण के माध्यम से हम बालकों को जिस उद्देश्य की ओर अग्रसित करते हैं, जिस उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, जिस उद्देश्य के कारण हम शिक्षण करवाते हैं, उसके लिए करिकुलम शब्द का उपयोग है। यानी कि हम उनको उसकी ओर अग्रसित करते हैं। तो हम अब जानते हैं कि जो करिकुलम की जो परिभाषा है वो कनिंघम के अनुसार क्या है। कनिंघम ने कहा है पाठ्यचर्या एक कलाकार है हमारा शिक्षक। पाठ्यचर्या एक कलाकार के हाथों में वह यंत्र मतलब साधन है जिससे वह अपनी वस्तु उसको कहा विद्यार्थी को अपने कला कक्ष इसको स्कूल कहा गया है अपने आदर्शों उसको उद्देश्य कहा गया है के अनुसार बनाता। अब हम इस कनिंघम की जो परिभाषा है उस परिभाषा को समझते हैं। कनिंघम महोदय ने कहा है कि पाठ्यचर्या एक कलाकार, तो कलाकार का
को अपने कला लक्ष्य यानी स्कूल में अपने आदर्शों इसको उद्देश्य के अनुसार बनाता है। अब हम इसको इस तरह समझते हैं कि पाठ्यचर्या एक शिक्षक के हाथों में वह साधन है जिससे वह अपने विद्यार्थी को अपने स्कूल में अपने उद्देश्यों के अनुसार बनाता है। इसका अर्थ है कि शिक्षक किस तरीके से विद्यार्थियों को स्कूल के अंतर्गत उद्देश्यों के अनुसार एक अच्छा नागरिक तैयार करता है, वो साधन के रूप में पाठ्यचर्या काम आती है, पाठ्यक्रम काम आता है, जिसके माध्यम से शिक्षण को पूर्ण कराया जाता है। बिना पाठ्यक्रम में कक्ष का शिक्षण हो ही नहीं सकता और स्कूल या विद्यालय का किसी तरह का कोई औचित्य ही नहीं है। किसी भी शिक्षण से संबंधित पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का निर्धारित होना आवश्यक है। जैसे कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो बीएड का जो पाठ्यक्रम आपके पहले से निर्धारित है कि आपको किन शिक्षण सूत्रों को समझना है, कक्षा में किस तरह से शिक्षण करवाना है और शिक्षण से संबंधित जो पूर्व में जो शिक्षा नीतियां बनी है या जो पूर्व में जो सिद्धांत उत्पन्न हुए उनको समझकर आप अपने अंदर किस तरह से बेहतर शिक्षक के गुण निर्मित कर सकते हो, तभी आप शिक्षक के रूप में पहचाने जाओगे। यानी कि पहले से जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उसी से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अब हम जानते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जो इसके सिद्धांत कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहला सिद्धांत है जिसके बिना पाठ्यक्रम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बाल केंद्रित का सिद्धांत। जब तक पाठ्यक्रम बाल केंद्रित नहीं है पाठ्यक्रम का कोई अस्तित्व कोई औचित्य नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम बन किसके लिए रहा है, विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए। तो बालकों की योग्यता, बालकों की रुचि, बालकों की क्षमता, इनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि बालक उसको समझकर पढ़कर अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर सके। हम कई बार देखते हैं अगर बालकों को पाठ्यक्रम समझ में ही नहीं आएगा तो पाठ्यक्रम किसी तरह के कोई काम का नहीं। इसलिए सबसे पहले बालकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में समुदाय को आप दूर करो, समुदाय की अगर ध्यान नहीं दोगे तो पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं। जिस परिवेश, जिस परिस्थिति, जिस समुदाय, जिस समाज से जुड़ा हो, सबको पता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज का ध्यान रखना, समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, समाज की आकांक्षाओं का ध्यान रखना जरूरी है। आज हमारा पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम है। अगर पाठ्यक्रम में बालकों को देश की संस्कृति से विमुख करा जा रहा है तो पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं है। इसलिए समुदाय विशेष का ध्यान रखना, देश की सभ्यता संस्कृति का ध्यान रखना पाठ्यक्रम में जरूरी है। अगला है एकता का सिद्धांत। एकता, पाठ्यक्रम में एकता होनी चाहिए कि वो किस तरह से एकता के माध्यम से देश को जोड़ने का प्रयास करता है। आज हमारा देश विविधताओं वाला देश है, विविध प्रांतों में लब्ध है, लेकिन हम सभी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने जो देश के विचार है, सभ्यता उसको अपनाते हैं। हम चाहे किसी भी कोने में रहें, सभी के लिए वही नियम और वही कानून लागू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में शुरू से ही जो अधिकार और कर्तव्य के माध्यम से संविधान को समझाने के माध्यम से एकता का भाव रखा जाता है। आज देश की जो शासन बनती है, केंद्रीय सरकार बनती है, तो उस केंद्रीय सरकार में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में शुरू से ही एकता का भाव सिखाया जाता है। हम इस राष्ट्र के अंदर कहीं भी किसी प्रांत में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आरसीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है संपूर्ण राष्ट्र में एक सा लागू किया गया है, चाहे वो राज्य स्तर के पाठ्यक्रम हो, उसमें वही भाव सिखाए जाते हैं जो अन्य राज्यों में सिखाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है
सृजनात्मकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी वाला वातावरण तैयार किया जाता है। जब तक उस पाठ्यक्रम में क्रिएटिविटी नहीं है, सृजनात्मकता नहीं है, यानी कि बालकों को कुछ ना कुछ नयापन नहीं मिले तो वो पाठ्यक्रम किसी काम का नहीं है। उनको जीवन से संबंधित नयापन मिलना चाहिए। जैसे कि आप विद्यालय स्तर पर देखिए, विद्यालय स्तर पर जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसमें हम कला शिक्षा भी पढ़ते हैं, ICT भी पढ़ते हैं और चित्रकला, आर्ट जैसे बहुत से विषय, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इससे क्या है, बालकों में क्रिएटिविटी आती है, सृजनात्मकता आती है, उसमें कुछ नए जो चेंजेस, बदलाव आते हैं। तो ये पाठ्यक्रम में जरूरी है। अगला है क्रिया प्रधानता। पाठ्यक्रम में क्रिया यानी कि एक्टिविटीज को प्राइमरी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, इसमें इसकी प्रधानता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम कभी सैद्धांतिक तौर पर नहीं होना चाहिए। सिद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज बालकों को कराई जाए, इस बात का भी उसमें समावेश होना चाहिए, ताकि क्रिया के माध्यम से बालक सीख सके। जैसे कि महात्मा गांधी की जो पाठ्यक्रम था, क्या था, बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा का बेस यह था कि क्रिया के माध्यम से बालकों को शिक्षित किया जाए। तो पाठ्यक्रम में क्रिया को प्रधानता दी जानी चाहिए। अगला जो है दूरदृष्टि का सिद्धांत। दूरदृष्टि यानी कि आगे की सोच रखना, एक दूर की सोच रखना। पाठ्यक्रम में दूरदृष्टिता सीमित, एक जो कुएं का मेंढक होता है ना, उसको उस कुएं का जो कुआं है वो ही सारी जगत दिख जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम के माध्यम से दूर की सोच रखना है कि अब हमको आगे क्या करना चाहिए, हम आगे किस तरह से अपने आप को बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। एक नई सोच के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे कि हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान की सोच, गणित पढ़ते हैं तो किस तरह से मैथमेटिकली ये सोच रखते हैं, और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ते हैं किस तरह से राजनीतिक और सामाजिक सोच रखते हैं। तो इस तरह से दूरदृष्टिता पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है आपका संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण यानी कि देश की सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करना, उससे विमुख नहीं होना, ये भाव पाठ्यक्रम में होना चाहिए कि बालक शिक्षण के माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे और उसको संरक्षण मिलता रहे। अगला जो पहलू है लचीलापन एवं वित्ता। लचीलापन यानी कि कमजोर, मतलब कमजोर का मतलब उसमें आसानी से बदलाव किया जा सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें लचीलापन यानी कि समय और आवश्यकताओं परिस्थितियों के हिसाब से उसमें बदलाव जरूरी, क्योंकि समय बदलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो कोरोना काल जो समय आया है उसमें पाठ्यक्रम पहले कैसा था कि विद्यालय पढ़ाना, और उसमें लचीलापन आ गया कि उस कक्षा तक शिक्षण को किस तरह से हमने ऑनलाइन बेस पर लाया। तो ये लचीलापन है। विविधता, उसमें क्रिएटिविटी, मतलब आपको सृजनात्मकता के साथ साथ विविधता होनी चाहिए, यानी कि उसमें संपूर्ण देश की परिस्थितियों का समावेश होना चाहिए, चाहे वो भौगोलिक परिस्थिति हो, सामाजिक परिस्थिति हो, राजनीतिक हो। तो इस तरह से विविधता वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला जो है उपयोगी, यानी कि पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए। जिस पाठ्यक्रम का कोई उपयोगी नहीं है, जो बेस नहीं है, वो पाठ्यक्रम किसी तरह का कोई काम का नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए। 10वां व्यापकता। पाठ्यक्रम में व्यापकता होनी चाहिए, विस्तृत लेवल को होना चाहिए, संकुचित सोच नहीं, व्यापक सोच होनी चाहिए। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की सभी जानकारियां पाठ्यक्रम में समावेश करनी चाहिए, तो वो व्यापक स्तर पर आ जाए। अगला है
अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, हमारा भारत देश शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। सारी धरती, सारी पृथ्वी एक समान है। तो पाठ्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का भाव होना चाहिए कि चाहे अपने राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों के साथ भी किस तरह से भाईचारा रखना, किस तरह से समय आने पर परिस्थिति के अनुसार साथ खड़े होना। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में ये बीमारी वैश्विक बीमारी है और सारे देश एक साथ इस बीमारी का सामना कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कहलाती है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। और अगला जो लास्ट पॉइंट है हमारा, नैतिकता। नैतिकता का सिद्धांत। ये पाठ्यक्रम वही कार्य का है, काम का है, जिसमें नैतिकता का पाठ पढ़ाए, जिसमें बालकों का चरित्र निर्मित कर सके, अच्छे गुणों का निर्माण कर सके, अच्छी सोच का निर्माण कर सके, तो वो आ जाता है नैतिकता। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिकता का निर्माण किया जाना चाहिए। तो यह आपके पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। अब आपका गृह कार्य है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को बताइए। यह आपका है गृह कार्य। गृह कार्य है पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत आज हमने समझे, उन सिद्धांतों को आपको बताना है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है कोरोना की, उसमें छोटी छोटी सावधानियां हमको निभानी है। हमको मुंह पर मास्क पहन के रखना है, हाथ को सैनिटाइज करना है और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचना है। साथ ही साथ हमको जागरूकता भी चलानी, ताकि हम जल्दी से इस बीमारी से निजात पा सकें। धन्यवाद।